आपका क्वेश्चन है राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है एसएसटी में, और यह क्वेश्चन 12th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं या कार्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों बस आप याद रख लेना, फिर इनको डिफाइन कर लेना। पहला है कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है आपका विधायी शक्ति, तीसरा है आपका वित्तीय शक्ति, और चौथा है आपका न्यायिक शक्ति। ये 4 शक्तियां होती हैं राज्यपाल के पास। अगर क्या हो, अगर क्वेश्चन राज्यपाल का ना पूछा जाए, राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए, तब भी आप यही 4 चीज लिखेंगे, क्योंकि जो शक्तियां राज्यपाल के पास में होती हैं वही शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी होती हैं। यानी कि अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति आ जाएगा, और राज्य स्तर पर अगर बात करें तो राज्यपाल हो जाएगा। अगर आपने राज्यपाल का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो समझ लो कि राष्ट्रपति भी तैयार हो गया, और अगर राष्ट्रपति तैयार कर लिया तो समझ लो राज्यपाल भी तैयार हो गया। तो राज्यपाल की जो पहली शक्ति है उसका नाम है कार्यपालिका शक्ति। इसे अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कार्यपालिका शक्ति के अंदर सिर्फ और सिर्फ नियुक्तियों की चर्चा की जाती है। ठीक है, अगर यहां पर बात कही जा रही है कि राज्यपाल अगर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के बाद वह उसके सलाह मशवरे पर या उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसे ही केंद्र के अंदर क्या होता है, केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। और फिर राष्ट्रपति करता क्या है, प्रधानमंत्री के सलाह मशवरे पर उसके द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक तरफ राष्ट्रपति अगर क्लियर हो रहा है तो दूसरी तरफ आपका राज्यपाल क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर राज्यपाल क्लियर हुआ तो समझ लो दूसरी तरफ राष्ट्रपति क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है विधायी शक्तियों की, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। अब हमने पढ़ा कि केंद्र स्तर पर 2 सदन होते हैं, है ना, संघ के अंदर। एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। इसी तरीके से राज्यों के अंदर विधानमंडल बनाया गया है। विधानमंडल के अंदर भी क्या है, 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो अब विधायी शक्ति के अंतर्गत जो राज्यपाल है विधानमंडल के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। कहने का मतलब वह विधानसभा को भी संदेश भेज सकता है और विधान परिषद को भी। वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। यानी कि जो आपका राज्यपाल है राज्य का, उसके पास में पावर है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन वह अपनी इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही कर सकता है। वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। तीसरी जो उसके पास में शक्ति है उसका नाम है वित्तीय शक्ति, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। यानी कि कोई भी धन विधेयक, यानी कि धन से संबंधित विधेयक, विधेयक को हम बिल भी कहते हैं, राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन से संबंधित कोई भी बिल जब विधानसभा के अंदर पेश किया जाता है या विधानमंडल में पेश किया जाता है तो उससे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। जो उसके पास में आपकी चौथी पावर है, जो चौथी शक्ति है राज्यपाल के पास, उसका नाम है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। यानी कि राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, या उसकी सजा को कम कर सकता है, या उसकी सजा को बढ़ा भी सकता है। तो इस तरीके से आप उसके 4 पॉइंट बनाएंगे और 4 पॉइंट से संबंधित कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे। कुछ ना कुछ क्या, जो सटीक चीज है वही आप लिख के आएंगे। इस तरीके से आपको यहां पर 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। ये 10th के अंदर पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 चुनौतियों का आकलन कीजिए। जो हमारा भारत है ये एक लोकतांत्रिक देश है, और भारतीय लोकतंत्र को चुनौती देने वाले कुछ कारक भी हैं। सबसे पहला कारक है गरीबी। सबसे पहला कारक क्या है, गरीबी। तो गरीबी लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। एक गरीब और निर्धन व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी।
या कह लो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले तो आवश्यकता उसकी रोटी की ही है, मकान हो ना हो लेकिन पेट भरने के लिए रोटी चाहिए ही होती है। तो अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं अपना मत भी बेच देता है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो गरीब लोग हैं ना, इनकी अहम भूमिका होती है सत्ता में गलत आदमी को लाने की, सबसे अहम भूमिका। क्योंकि इनको मतलब नहीं है किसी भी चीज से, इनको सिर्फ रोटी से मतलब है। तो इनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। अक्सर आपने देखा होगा कि गरीब लोग जो है ना अपना वोट ही बेच देते हैं 100-100 रुपए के चक्कर में, 200-200 रुपए के चक्कर में। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो घर घर जाता है, लोगों को प्रलोभन देता है कि मैं आपके पूरे परिवार में जो 18 साल से ऊपर का है मुझे बताओ कौन कौन है, ये लो सबको 100-100 रुपए के हिसाब से इतने पैसे देता हूं, है ना, मेरा चुनाव चिन्ह ये, इसी पर जाकर के अपना वोट देना, इसी बटन को जाकर के दबाना। और सब लोग ऐसा ही करते हैं, जो गरीब होते हैं बेच देते हैं। सब तो नहीं करते पर 90% केसेस में ऐसा ही होता है। फिर बाद में रोते हैं कि साहब विधायक कहाँ हैं, उन्होंने वादा किया था कि तुम्हारी गली में पानी आ जाएगा, तुम्हारी गलियों में सड़कें बना देंगे, है ना। और विधायक घूम रहे हैं कहाँ, लंदन। हाँ, और गली वाले कहाँ घूम रहे हैं, विधायक साहब के ऑफिस के बाहर। और उनका जो पीए भगा देता है, निकल यहाँ से, हैं। फिर अपना सा मुंह लेके आ जाते हैं। ये 100 रुपए के चक्कर में इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिर सरकार को गाली देने से फायदा थोड़ी है। सरकार में जो बैठा है वो तुम्हारी बदौलत बैठा हुआ है, गलत तुम हो, सरकार नहीं है। क्योंकि सरकार के अंदर जो आदमी आता है वो तो अपने प्रॉपर्टी के लिए आता है, ये तो सब जानते हैं, है ना। अब दूसरा जो कारक है भारत के लोकतंत्र को चुनौती देने वाला, वो है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब समझते हैं ना, अशिक्षा। तो अनपढ़ों की संख्या बहुत है हमारे देश में, है ना। आप आज देखेंगे कि ज्यादातर जो नेता आप देख रहे हैं राजनीति के अंदर, अनपढ़ों से भरे हुए हैं। और इन अनपढ़ों को लाने वाले कौन है, हम लोग, है ना। और हम लोगों में कौन लोग, जो अनपढ़ हैं, क्योंकि अनपढ़ों को बहकाना बहुत आसान होता है। तो शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र का विकास असंभव है। लोकतंत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जो अशिक्षित लोग होते हैं ना, ये जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि हमें हमारे लिए सही क्या और गलत क्या है। सही और गलत में भेद करना नहीं जानते ये अनपढ़ लोग। तो जब देश की जनता साक्षर ही नहीं होगी तो मैं किसी भी राजनीतिक दल के सिद्धांतों अथवा नीतियों को कैसे समझेगी। निरक्षरता एक बड़ी चुनौती है। एक अनपढ़ आदमी को तो यह भी नहीं पता कि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है चुनाव के दौरान, ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी नियति कैसी है, क्या हमें उसे सत्ता में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या जो भी बड़ी राजनीतिक पार्टी है हम उसे सत्ता में लेकर आ रहे हैं, उस पार्टी की नीतियां क्या हैं, क्या वो सब लोगों को साथ लेकर के चलती है या किसी एक पक्ष के बारे में सोचती है। अनपढ़ आदमी को ये पता ही नहीं होता, उसको तो बस अपने 100 रुपए से मतलब है ना, और एक देसी का पौआ संतरे से मतलब है, ठीक है। इसे पीना है, 100 रुपए का नोट लेना है और जहां मर्जी वोट डलवा दो वहीं डाल देंगे, फिर बाद में जिंदगी भर रोना है। और ये ऐसे लोग जो है ना, डायलॉग बहुत मारते हैं अच्छा वाला, दाल रोटी खाओ प्रभु जी के गुण गाओ। अब दाल भी नहीं खा पाएंगे, ये महंगाई देख रहे हैं आसमान छू रही है। अब तीसरी चीज देखिए, भ्रष्टाचार। भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार एक ऐसी डीमक है जो भारतीय राजनीति को अंदर से पूरा खोखला कर चुका है। भ्रष्टाचार में सिर्फ सत्ता में शामिल लोग ही शिकार नहीं है, बल्कि जनता भी इसकी शिकार है। अब इसको बढ़ावा किसने दिया, इसको बढ़ावा भी जनता नहीं दिया। आज अगर सिग्नल पर आपका स्कूटर रोक लिया जाए, आपकी बाइक रोक ली जाए, और आपके पास अगर हेलमेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो आप खुद ही उसको बोलते हैं भैया 500 रुपए ले ले छोड़ दे, क्योंकि चालान तो 2000-3000 का है। तो उसे भ्रष्टाचारी बनने पर मजबूर किसने किया, हम ही लोगों ने। फिर हम ही बाद में गाली देते हैं, भाई शेर के मुंह खून किसने लगाया, अब तो वो खून ही मांगेगा। तो लोकतंत्र के विकास को भ्रष्टाचार अवरुद्ध कर देती है। लोकतंत्र शासन जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा शासन है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र शासन किसका है, जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। जब जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके उसे संसद में भेजेगी, तो यह प्रतिनिधि अगर भ्रष्ट हो जाएगा
तो जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाएगा। हम समय समय पर सरकार को बदल देते हैं ना, हम समय समय पर किसी भी प्रतिनिधि पर या किसी भी राजनीतिक पार्टी पर जब भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेगी, तो जनता पूरा जोर लगा देती है उसे सत्ता में लाने का। लेकिन एक बार सत्ता में जब वो लोग आ जाते हैं तो फिर जनता के बारे में सोचते नहीं है, जनता की बात को अनसुनी कर देते हैं। तब उस समय क्या होता है, जनता का विश्वास लोकतंत्र से खत्म हो जाता है, उठ जाता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले तो जब सत्ता में वो लोग आते हैं तो हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। चौथी चीज है आपकी हिंसा। तो आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा भी एक बहुत बड़ा कारक है जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। समय समय पर आप देखते होंगे टीवियों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़े बेवकूफ लोग जनता ही है, हम ही लोग सबसे बड़े बेवकूफ हैं। कोई भी ऐसी पोस्ट जब हम देखते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको हम पूरा वीडियो देखेंगे और फिर अपने रिश्तेदार, है ना, अनजान जिन व्यक्तियों से लड़ाई हो गई है उनसे भी मतलब दोस्ती करने के बाद उसको वीडियो भेज देंगे, ये ले इसको देख, है ना। तो उससे क्या होता है, सामुदायिक झगड़ा शुरू हो जाता है, हिंसा पैदा हो जाती है लोगों में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये सब क्या है, ये लोकतंत्र को खतरा पहुंचाती है। तो हिंसा भी लोकतंत्र के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर मान के चलिए लोकतंत्र में अगर हिंसा बढ़ जाए तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। एक लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है जहां पर सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, जहां हिंसा का कोई स्थान ना हो, ठीक है, सब अहिंसक हो, यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चले, सबको अपनी तरह ही समझें, यानी कि बंधुता का भावना को लेकर के चले। तो वही तो लोकतंत्र है। तो ये 4 कारक थे जो किसी भी मतलब भारतीय लोकतंत्र के अंदर चुनौती का कारण बने हुए हैं। कौन कौन से, गरीबी, निरक्षरता या कह सकते हो अशिक्षा, तीसरा भ्रष्टाचार और चौथा है आपका हिंसा, ठीक है। ये 4 अपने दिमाग में रख लेना और इन 4 को डिफाइन कर देना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो ये वो 2 प्रश्न थे, ठीक है, 10th क्लास के लिए जो पूछे जा सकते हैं। इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी ये पूछे जाते हैं 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।